हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग जीके जीएस मस्ती बाय जगदीश सर का पीडीएफ यूज़ करके जो हम लोग क्लास कर रहे थे केमिस्ट्री का, उसमें से हम लोग पेज नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 27 में सबसे पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले संयोजकता। सॉरी, गड़बड़ हो जाता है। संयोजकता। तो संयोजकता क्या है? तो यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा? वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या क्या 1, 2, 3, 4। यदि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता उसकी क्या होगी? 8 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या को अगर माइनस कर देंगे, जैसे एल्युमिनियम का 13 है तो 2, 3, 8 इसको लिखने का तरीका हो जाएगा और संयोजकता इसके 3 बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। वैसे ही क्लोरीन का अगर देखा जाए तो क्लोरीन का फिर क्या हो जाएगा? 17 है तो 2, 8, 7। तो इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? 8 - 7, 1। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटम संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जो किसी परमाणु के अंतर्गत शेल या सब शेल की संख्या, रुक जाइए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वांटम संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जो किसी परमाणु के अंतर्गत शेल या सब शेल की संख्या, उसके आकार की स्थिति या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को क्या करता है? बताता है। उसी को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हो जाएगा द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको बोलेंगे म्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा हो जाएगा चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। पहला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका क्या? तो मुख्य क्वांटम नंबर, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या बोल रहा है? मुख्य वाला में क्या हो जाएगा? तो परमाणु की कक्षा की संख्या एवं उसके आकार को क्या करता है? बताता है। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। और KLMN जैसे कि और नीचे आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। ये क्या हो गया? मुख्य क्वांटम संख्या हो गया। वहीं अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा में जो द्विगंशी क्वांटम संख्या जो हो गई, उसमें उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं परमाणु की उपकक्षा की संख्या। परमाणु की उपकक्षा की संख्या एवं उसके आकार को क्या करता है? बताता है। इसको हम लोग स्मॉल एल से सूचित करते हैं। एल बराबर क्या होता है? 0 होता है या n-1 होता है। जैसे n बराबर 1 है तो l बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 - 1 0 से लेके, और फिर n बराबर 2 तो 0 या l बराबर 1। अब हम लोग तीसरा पे आते हैं। तीसरा में चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बोलते हैं? तो परमाणु में कक्षा या उपकक्षा की स्थिति को क्या करता है? ये बताने का कार्य करता है। इसको हम लोग m से सूचित करते हैं। m में क्या हो जाएगा? m में -l से लेकर के +l तक का होता है। जैसे n बराबर अगर मान लीजिए 3 है तो l क्या हो सकता है मेरा? 0, 1, 2 हो सकता है। और m बराबर अगर -3 है तो -3 से क्या हो जाएगा? m बराबर अगर -3 से +3 तक, जैसे -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये हो जाएगा। अब अगर चौथा चक्रण जो क्वांटम संख्या है वो क्या होता है? तो परमाणु के कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को ही क्या करता है? बताने का कार्य करता है। जैसे इस टाइप से हम पिछले बार बताए थे हुंड का नियम में जिस तरह से सजाते हैं वो। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे आते हैं। अब कुछ पूछे जाने वाला संकेत है, अभिक्रिया में यूज होने वाला कुछ संकेत। जैसे अभिक्रिया में प्रयोग की जाने वाली कुछ संकेत, जैसे हम लोग क्या करते हैं? ठोस को
एस से यूज़ करते हैं, इंग्लिश में जिसको सॉलिड बोलेंगे एस, ठोस के लिए हम लोग कोई शब्द एस का यूज़ करते हैं। वहीं अगर द्रव के लिए देखा जाए तो एल शब्द का यूज़ करते हैं, एल यानी लिक्विड। गैस के लिए वहीं क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, जी शब्द का यूज़ करते हैं, गैस हो जाएगा। अवक्षेप के लिए हम लोग इस टाइप के सिंबल का यूज़ करते हैं, इंग्लिश में इसको प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, इस टाइप का सिंबल का यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे भी इस टाइप का सिंबल बन जाए समझ लीजिए वहाँ पे अवक्षेप जमने का काम कर रहा है, कोई चीज़ नीचे की ओर क्या हो जा रहा है, जम जा रहा है। फिर वहीं अगर देखा जाए तो विलियन, विलियन के लिए हम लोग एक्यू, एक्वस कहीं पे लिखा रहा है समझ जाएंगे वो विलियन का बात हो रहा है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बताने के लिए हम लोग किस टाइप के, इस टाइप के दो सिंबल का यूज़ करते हैं, जैसे इस टाइप का और ये इस टाइप का। तो ये सिंबल क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये इसको बताने का कार्य करता है। कि यानी इस रिएक्शन को हम लोग अगर कोई चीज़ जैसे कि मान लीजिए कि जैसे दूध से नहीं, पानी से हम लोग मान लीजिए बर्फ़ जमा, तो वापस से बर्फ़, पानी से बर्फ़ जमा, हाँ बर्फ़ से फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर बर्फ़ को ठंडा गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से वो पानी बन जाएगा। तो उस टाइप का अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का एरो का निशान लगाएंगे। आई होप कि सबको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो सबसे पहला टॉपिक क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को जानने के लिए हम लोग पहले इसमें दो चीज़ को जानते हैं। एक होता है अभिकारक, यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, ये भाग लेने वाला कारक होता है। भाग लेने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, एकदम ध्यान रखना है। फिर वही हो जाएगा प्रतिफल, क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन रहा है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग प्रतिफल कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद भी कहते हैं। यानी कि कहीं पे अगर प्रतिफल लिखा रहे या उत्पाद लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं हो रहा। प्रतिफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे H2 है, H2 प्लस O2, इससे क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो ये क्या हो गया, मेरा अभिकारक हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा प्रतिफल हो गया। ये जो प्राप्त हो रहा है ये प्रतिफल, और ये क्या हो रहा है, अभिकारक हो रहा है। इतना समझ में आया? इधर हो गया कार्बन और इधर ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, तो ये अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल हो गया। वैसे ही NaOH के साथ हम लोग HCl इसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो ये पूरा ही अभिकारक हो गया। और इससे जो बन रहा है पदार्थ यानी NaCl प्लस H2O, ये क्या हो गया, मेरा प्रतिफल हो गया। वैसे ही CaCO3, इसको इधर पहले लिखा हुआ है, उसके बाद जो बन रहा है ये क्या हो गया, मेरा प्रतिफल हो गया अभिकारक के। ज़रूरी नहीं है कि देख ले रहे हैं कि मतलब अगर कोई अकेला लिखा हुआ है तो उसको हम प्रतिफल लिख देंगे, नहीं, एरो का निशान से पहले वाला क्या हो जाएगा, वो अभिकारक हो जाएगा, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा, जैसा यहाँ के दिखा रहा है आपको। अब कुछ क्या बता रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाली घटनाएं, कौन कौन सी घटना इसमें घटती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगा, कुछ तो होगा उसमें, रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान कुछ तो परिवर्तन होगा ना। तो सबसे पहला क्या हो जाता है, किसी के अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है तो, जैसे ये तो हम लोग बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, मतलब हम लोग अपना बचपन का बात नहीं कर, मतलब हम अपना बचपन का बात कर रहे हैं, आप लोग के बचपन का नहीं हो सकता है, इसमें से बहुत सारे बहुत छोटे हों, बहुत सारे बहुत बड़े हैं। तो पहले पहले क्या होता था ना कि चूना पत्थर, मतलब चूना वाला जो पोताई होता था उसमें चूना क्या किया जाता था ना, पानी में डाल करके अभिक्रिया करने के लिए उसको मतलब छोड़ दिया जाता था, तो उस समय एक बुलबुला ये होता था। तो वही चीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब चूना और पानी को आपस में क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो उसका क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ने के कारण उसमें बुलबुला आने लगता है। जब पानी और ग्लूकोज को मिलाते हैं तो ताप क्या हो जाता है, घट जाता है, अर्थात अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इससे पता चलता है हम लोगों को। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, या तो दो तरह का, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, या तो ताप में वृद्धि होगा या तो ताप में कमी होगा। अगर ताप में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि ताप वृद्धि होने के कारण ताप बाहर निकल रहा है, ये कैसा अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर जिसमें ताप में कमी हो रहा है
तो उसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। आई होप कि सबको इतना क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा बता रहा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाता है, गैस बनना। जैसे HCl Na के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस बन रहा है। H2SO4 पोटेशियम के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जा रहा है, मुक्त हो जा रहा है। वैसे ही HCl और NaCO3 क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, NaCl H2O और CO2, यानी कि एक तरह का CO2 यहाँ पे क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। इतना सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर बता रहा है क्या होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप और रंग में परिवर्तन होता है। तो रंग में परिवर्तन तो हम लोग देखते हैं, जैसे पान खाने के बाद क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाता है, ये देखते हैं। फिर दूसरा क्या बता रहा, अवस्था में परिवर्तन, यानी कि वो पहले कुछ था और फिर वो दोनों मिला और वो कुछ और बन गया, यानी कि उसका स्टेट, यानी कि जो जिस अवस्था में वो था उससे वो चेंज हो गया है। तो पहले यानी कि अगर देखा जाए तो गैस, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। जब ये दोनों मिलके क्या किया, अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, जल बना दिया। जल क्या है, एक तरह का लिक्विड है। तो क्या हो गया, गैस से लिक्विड में क्या हो गया, अवस्था में ही परिवर्तन हुआ। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अगला 5वां पे। फिर क्या बनता, अवक्षेप बनता है। अगर देखा जाए कि जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे क्या होता है, बैठ जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अभी इसी का थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि कोई चीज़ हम लोग को सरफेस पे मतलब बैठा हुआ दिखाई देगा तो उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, AgNO3 और NaCl का जब ये किया गया तो AgCl और NaNO3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किसको बोलते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं। तो पहला हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, संयोजन, यानी कि कोई दो पदार्थ जुड़ रहा हो। वियोजन या अपघटन या विघटन, यानी कि दो पदार्थ क्या हो रहा, अलग हो रहा। संयोजन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। वियोजन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर दे रहा, हटा के अपना जगह ले ले रहा, दूसरे को मतलब खिसका दे रहा एक तरह से, यानी डिस्प्लेसमेंट, प्लेस से खिसका देना, डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया जिसको बोलेंगे। चौथा हो जाएगा आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पांचवा हो जाएगा आपका उदासीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उदासीकरण, जिसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वहीं हो जाएगा छठा हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फिर वैसा ही हो जाएगा, छठा में हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी रिवर्सिबल, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर हो जाएगा आठवां हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन इंग्लिश में। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स, एकदम गांठ बांध लेना। रेडॉक्स वाला तो हर बार क्वेश्चन ही पूछता है। अब चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला हो गया मेरा क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हो, तो इसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया होगा। जैसे छोटे छोटे अणु के बारे में क्या बता रहा है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि H2 जैसे O2 मिलकर के क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। वैसे ही C कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। वैसे ही यहाँ पे क्या बता रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे ही अगर सल्फर ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैसा अभिक्रिया है, संयोजन हो रहा है। दो अणुओं का क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग आगे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या इसी का तीनों नाम याद रखना, वियोजन, विघटन या अपघटन। अपघटन भी बोलेगा तो इसी को समझना है, वियोजन भी बोलेगा तो इसी को समझना है।
वियोजन, अपघटन या विघटन अभिक्रिया। जब एक जटिल अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु में क्या हो जाए, बदल जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, वियोजन या विघटन या हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई जटिल पदार्थ है और वो क्या हो रहा है, टूट करके सरल छोटे छोटे अणु में क्या हो जा रहा, बदल जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो ये CaO और CO2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। वैसे ही KClO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो KCl और O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। वैसे ही देखा जाए PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हम लोग हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, PbO NO2 और O2 में क्या हो जाता, टूट जाता है। इसी को हम लोग ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का ये क्या है, एग्जाम्पल है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे एक और दिया हुआ है FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 SO3 में टूट जाता है। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार शायद पूछा भी है ये वाला कि FeSO4 जो है वो टूटता है तो कौन सा मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे में ये कह रहा है कि वियोजन या विघटन या अपघटन जो अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया जो है जो ऊष्मा की सहायता से टूटता है। तो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था ना वो ऊष्मा की सहायता से, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ये गर्म किए तो CaCO2 में, वहीं इसमें वैद्युत अपघटन जब अगर विद्युत की सहायता से टूट रहा है, जो विद्युत की सहायता से, तो जैसे हो जाएगा NaCl Na+, मतलब विद्युत अगर लगाएं तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस। वैसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड जैसे Al2O3, तो ये विद्युत की सहायता में 2Al और CO3 मतलब 3O2 में क्या हो जा रहा, टूट जा रहा। वहीं अगर देखा जाए प्रकाश के अपघटन, यही वियोजन का ही ये तीन इसमें करके बता रहा। प्रकाश के अपघटन जो प्रकाश की सहायता से क्या होता हो, टूटता हो। जैसे क्या हो जाएगा जैसे क्या हो जाएगा, AgBr क्या होता है, प्रकाश की सहायता से Ag प्लस में टूट जाता है, Br2 माइनस में टूट जाता है। वैसे ही देखा जाए तो AgCl जो टूटता है 2Ag और Cl2 में, वैसे ही 2AgI जो है वो टूटेगा किसमें, Ag प्लस और I2 इसमें टूट जाता है, आयोडीन में। अब बता रहे हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको भी हम लोग कुछ पार्ट में बांटे हैं। जैसे एकल विस्थापन अभिक्रिया, जब एक तत्व किसी यौगिक के तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तो जब कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व को क्या कर रहा है, विस्थापित करता है, तो उसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn है जो FeSO4 में क्या कर रहा है, ZnSO4 यानी Fe को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, Fe अलग हो गया। वैसे ही Fe जो है, और ये किसके कारण होता है ये भी थोड़ा बता दे रहे। जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़े थे, तो रिएक्टिविटी आगे पढ़ेंगे भी, मतलब जब हम लोग PDF से क्लास किए थे ना तब का बता रहे हैं। समय हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को जब पढ़े थे तो रिएक्टिव जो जितना रिएक्टिव होता है उसको क्या कर देता है, हटा देता है। तो ये कॉपर जो सल्फेट हुआ तो ये इसके साथ क्या क्या रिएक्ट किया तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। वहीं अगर देखा जाए आगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसी को क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन बोलेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो जब किसी यौगिक के तत्व द्वारा अन्य यौगिक के तत्वों को क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, अर्थात आयनों का आदान प्रदान के फलस्वरूप क्या होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ जा करके इस टाइप से क्या हो रहा है, मिल रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है NaNO3 और AgCl के साथ मिलकर के क्या कर रहा है, मतलब दोनों का आपस में क्या हो रहा है, विस्थापन हो जा रहा है। वैसे ही Na2SO4 का क्या हो जा रहा है, BaCl2 के साथ अगर अभिक्रिया हो रहा है तो NaCl और BaSO4 यानी कि इसके दोनों जो
यौगिक का जो दोनों ये हुआ, क्या हुआ, आपस में बदल गया। आई होप कितना सबको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग आएंगे अगले पे, जिसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जब अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे अवक्षेप कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया आपका NaCl, जो कि एक एक्वस है, वैसे ही AgNO3, ये भी क्या है, एक तरह का एक्वस है। वहीं अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया, अवक्षेप बन गया। AgCl का अवक्षेप बन गया, NO3 क्या हो गया, अलग हो, मतलब अलग नहीं हुआ, यही अवक्षेप बना। Na2SO4, वैसे ही BaCl2, जब इन दोनों का क्या किया गया, रिएक्शन किया गया, तो NaCl और वहीं BaSO4 क्या बन गया, ये अवक्षेप बन गया। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जब अम्ल और भस्म, यानी जिसको हम लोग क्षार कहते हैं, आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल बनाता है, उसी को ही हम लोग वैसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल प्लस भस्म मिलकर के क्या बनता है, लवण और जल बनता है। जैसे HCl NaOH मिलकर के क्या बना, तो NaCl प्लस H2O बनता है। वैसे ही अगर देखा जाए H2SO4 CaOH का होल ट्वाइस अगर मिलता है तो क्या बनता है, CaSO4 इंटू मतलब कि प्लस H2O बनता है। वैसे ही अगर देखा जाए, ये एक तरह का क्या हो गया, लवण हो गया। HNO3 KOH मिलकर के KNO3 H2O बनता है। H2SO H2CO3 MgOH का होल ट्वाइस MgCO3 प्लस H2O जल बनता है। तो ये जो सारा आपको इधर वाला दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, अम्ल है। इधर सारा का दिख रहा है, ये सारा भस्म है। ये जो सब बन रहा है, ये क्या है, ये वाला सब जो बना, ये क्या है, लवण है। ये तो सब जल है, दिख ही रहा है। और हम लोग आगे आते हैं, उदासीनीकरण। नोट ध्यान रखिएगा, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी क्या कहलाता है, मतलब ये कहलाता है। अम्ल हमेशा क्या करता है, अम्ल हमेशा आगे अम्ल हमेशा हाइड्रोजन आयन और OH, भस्म हमेशा OH आयन क्या करता है, वो आगे लिखा हुआ होगा शायद, ये वाला है, अम्ल हमेशा हाइड्रोजन आगे और भस्म हमेशा OH पीछे होता है। यहाँ पे जो H प्लस आयन वाला बता रहे थे, वो मतलब पढ़िएगा आप लोग कि जल के साथ घुल करके H प्लस आयन देता है अम्ल, भस्म जल के साथ घुल करके OH माइनस आयन देता है। हमको लगा वही लिखा हुआ, ध्यान नहीं गया मेरा। अब नोट आगे है, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, ये तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अम्ल जो है, अम्ल प्लस धातु मिल करके क्या बना रहा है, लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। वैसे ही अगर देखा जाए HCl Na मिल करके NaCl बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। वैसे ही H2SO4 प्लस कैल्शियम CaSO4 प्लस H2 गैस निकाल रहा है। वैसे ही HNO3 प्लस पोटेशियम KNO3 और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। फिर अगला बता रहा है, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अम्ल प्लस धातु के जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हुए, लवण जल CO2 गैस देता है। एकदम याद, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो तुम ध्यान रखना है। जैसे HCl जो अम्ल हुआ, Na2CO3 से अभिक्रिया किया, NaCl जल बना, लवण बना, जल बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त किया। वैसे ही H2SO4 CaCO3 के साथ क्या किया, अभिक्रिया किया, तो CaSO4 बना यानी लवण, H2O यानी जल, CO2 गैस दिया। वैसे ही अगर देखा जाए, बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है, यानी अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो बाइकार्बोनेट लवण, जल और CO2 देगा। जैसे HCl NaHCO3 के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे क्या हो गया, NaCl H2O जल और CO2 गैस रिलीज हुआ। वैसे ही अगर देखा जाए
तो HNO3 NaHCO3 के साथ अभिक्रिया किया तो NaNO3 प्लस H2O और CO2 क्या हुआ, मुक्त हुआ। अब आगे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा पेड़ पौधों का भोजन बनना, जैसे कि कौन सा अभिक्रिया, जैसे कि CO2 H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं, जो भोजन बनता है क्या, C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो बन रहा है, इसके साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, इसके साथ क्या बनता है, जल बनता है। तो ये किस टाइप की अभिक्रिया हुई, तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हुई। वहीं अगर देखा जाए तो AgBr प्रकाश संश्लेषण की अवस्था में Ag और Br में क्या हो जाता है, टूट जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो AgI प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाता है, Ag और आयोडीन यानी कि I में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब जानेंगे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो वैसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनने पर क्या हो जाती है, पुनः वापस हो जाती, उसी तरह हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन गैस लिए, H2 लिए, क्या बन गया, NH3 अमोनिया बन गया, तो वापस अमोनिया को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो ऊष्माक्षेपी। तो ये है टॉपिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रही है, ताप में वृद्धि हो रही है, यानी कि जो अभिकारक है मेरा और प्रतिफल प्लस क्या हो रहा है, ऊष्मा रिलीज हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा। वहीं अगर देखा जाए अभिकारक, ऊष्मा इसमें से माइनस हो रहा, निकल रहा, तो क्या हो रहा है, प्रतिफल बन रहा है। जैसे पानी और चूना, ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वॉशिंग पाउडर, पानी क्या है, ऊष्माक्षेपी। श्वसन की क्रिया भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में क्या होती, कमी होती हो, उसको ऊष्मा शोषी। जैसे अभिकारक में हम लोग को ऊष्मा देना पड़ रहा तो प्रतिफल बन रहा। अभिकारक में अगर प्रतिफल में हम लोग ऊष्मा माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिकारक यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे पानी प्लस ग्लूकोज क्या हो जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। रेडॉक्स एकदम, इसको एकदम ध्यान से यहाँ पर से एकदम सतर्क हो जाइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कितना प्रकार का, दो प्रकार का देखा जाए। एक कौन सा, ऑक्सीकरण जिसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, या इसी को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे ऑक्सीकृत अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे अवकारक, या इसी को बोलेंगे अपचायक। इतना नाम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इतना सारा नाम रहने पर बच्चा क्या हो जाता है, कोई इसको यानी अवकरण ऑक्सीकरण को अवकरण समझ लेता है, अवकरण को ऑक्सीकरण समझ लेता है। तो इसको एक बार पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और अंत बार मतलब एक बार पढ़ना है और लास्ट बार, फर्स्ट एंड लास्ट एकदम ध्यान से। जैसे ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, तो इसको उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकृत भी कहते हैं, ऑक्सी से ऑक्सी याद रहेगा। तो उपचयन, अवकारक और उपचायक, इसको क्या कहते हैं, उपचयन, अवकारक और अपचायक, पांचों इसी का नाम है। अवकरण किसको बोलेंगे, तो अवकरण इसी को बोलेंगे अपचयन, इसी को बोलेंगे अवकृत, ऑक्सीकारक। वैसे ही उपचायक, इसका भी क्या है, 5 नाम है। इसमें एकदम 3 केस होता है, मतलब 3-4 केस मुख्य है एकदम, उसको ध्यान रखना है। जैसे कि ध्यान रखना है इसमें ऐसे कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का क्या होता है, जुटना, और वहीं अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो रही है। हम जहाँ पर से दिखाते जाएंगे वहाँ से ध्यान देते जाना है।
फिर क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, ऋणात्मक तत्वों में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, ऋणात्मक तत्वों में कमी होती है। वहीं अगर देखा जाए तो H2 का टूटना, और यहाँ क्या होता है, H2 का जुटना हो जाता है। वहीं देखा जाए धनात्मक तत्व की क्या होती है, कमी होती है। यहाँ क्या हो जाएगा, धनात्मक तत्व की वृद्धि होती है। वहीं अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ देखा जाए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ देखा जाए धनावेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ क्या होती है, धनावेश में कमी हो जाती है। वहीं अगर देखा जाए इसमें ऋणावेश में कमी होती है, इसमें ऋणावेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन का टूटना होता है। और इसमें क्या हो जाता है, संयोजकता में वृद्धि होती है, जबकि इसमें क्या हो जाता है, संयोजकता में कमी होती है। अब इसको ना 2-4 बार आंख बंद करके ना बस कुछ मेन पॉइंट है, जैसे कि क्या, ऐसा सारा ही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पर ये वाला मेन है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुटना। फिर वहीं अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन की कमी, फिर वहीं अगर देखा जाए संयोजकता की वृद्धि। ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी भी मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान रहना चाहिए सारा, और लिंक करके ध्यान रख सकते हैं। आई होप कि इतना सबको क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा। तो जैसे कार्बन है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर CO2, ऑक्सीजन का इसमें क्या हो रहा है, जुड़ना हो रहा है। तो यह कैसा है, यह कार्बन अवकारक पदार्थ है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, संयोग हो रहा है। वैसे ही देखा जाए तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, तो SO2, यानी ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का जुटना। ये क्या है, सल्फर अवकारक है, इसको ध्यान रखना है। वैसे ही अगर देखा जाए तो H2 Cl2 के साथ मिलकर के HCl बन रहा है, यहाँ अवकरण हो रहे हैं, H2 का जुटना। यहाँ क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है। वैसे ही अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जुटना हो रहा है, अवकरण, यानी कि H2O। अगर ऑक्सीजन के साथ देखा जाए तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ H2 जो है अवकारक पदार्थ है, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक पदार्थ है, इसको ध्यान रखना है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है। कब होता है, हमेशा साथ साथ होता है। वहीं अगर देखा जाए जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण है उसे अवकारक या अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का क्या हो रहा अवकरण होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा ZnO, तो यहाँ पे Zn के साथ O का, यानी अवकरण हो रहा, O का टूटना। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ जो है ZnO का अवकरण हो रहा है। ZnO क्या है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और वह अवकारक पदार्थ है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब वैसा ही देखा जाएगा तो इधर CaO, अब वैसे ही हाइड्रोजन, यहाँ क्या हो रहा है, H2O के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर वैसे ही देखा जाए Cu जो है वो ऑक्सीजन उसमें से हट रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, O2 का टूटना, जैसे CO अलग रह गया। यहाँ CuO का क्या है, ऑक्सीकारक है, और H2 क्या है, अवकारक पदार्थ है। वैसे ही अगर लास्ट 2 देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है MgO और C, कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुटना, MgO अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का टूटना है। MgO क्या है, अवकरण है। वैसे ही H2S प्लस
Cl में देखा जाए तो H2S से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, टूटना और ऑक्सीकरण। वहीं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जुड़ना हो रहा है, यानी अवकरण। यहाँ H2S अवकारक है और Cl क्या है, ऑक्सीकारक है। आई होप कि इतना सबको समझ आ गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में है वैसे ही, और मतलब कुछ एग्जाम्पल से क्या हो जाता है, ध्यान हो जाता है और याद तक हो जाता है। तो CuO जो है, CuO प्लस C जो है, तो C में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुटना हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके साथ ऑक्सीजन का टूटना हो रहा है, अवकरण हो जाएगा, और CO2 और Cu बन रहा है। तो CO ऑक्सीकारक हुआ और C क्या हुआ, अवकारक। वैसे ही NaCl में देखा जाएगा तो ऑक्सीकरण हो रहा है, Na प्लस में टूट रहा है। प्लस में बताए थे पीछे जो धनावेश और ऋणावेश वाला, मतलब संयोजकता वाला जो बताए थे। तो Na यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवकारक, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, जैसे नोट में क्या बता रहा है, धातु क्या होता है, अवकारक होता है। धातु क्या होता है, अवकारक, इसको ध्यान रखना। अधातु क्या हो जाता है, ऑक्सीकारक हो जाता है। O2 अगर देखा जाए तो ऑक्सीकारक, और H2 देखा जाए तो अवकारक, इसको ध्यान रखना है। किसी यौगिक के अंत में O2 है तो वह क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। जैसे CaO, MgO, ZnO, KMnO4, KCr2O7, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। यदि किसी में H2 हो तो वो क्या हो जाएगा, अवकारक। जैसे H2S, HCl, HBr, ये अवकारक हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ये एक नया टॉपिक है, इसको बताने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो यहाँ तक का क्लास आप लोग देखिए, उसको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन कीजिए। ये है पेज नंबर 36 का, हम लोग हाफ किए हैं। एक न्यू टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग फर्दर कल पढ़ाएंगे। अब आज जितना पढ़ाया है पहले उसको क्या कीजिए, आप लोग रिवीजन कीजिए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में बच्चों वाला क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है। वन लाइनर, अगर आप एक बार वन लाइनर कब पढ़ना है, तो एक बार अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया तब वन लाइनर पढ़िए, बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप थ्योरी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, उसके बाद जाके वन लाइनर पे जा कर के क्वेश्चन मारिए, तब आप लोग को बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आई होप कि इतना आप लोग को क्लास बहुत पसंद आ रहा होगा। क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, हर एग्ज़ाम के लिए है। तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए ज़रूर से ज़रूर।